मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं पक्की बात। पक्की बात में वो खास शो, बात जो जरूरी है, वो जरूरी बातें जो आपके साथ, आपके समय के साथ, आपके जीवन में कहीं न कहीं, कैसे न कैसे आपको जिनकी जरूरत पड़ती रहती है, वो बातें जो आपको जानना जरूरी है। इस शो में हम हमेशा एक नए होस्ट, एक नई शख्सियत के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज हमारे साथ हैं फिनडॉक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री नितिन शाही। सर नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार। आप? बढ़िया, आप सुनाएं। जी बिल्कुल। सर आप चंडीगढ़ लुधियाना बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ब्रोकर हैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विभिन्न सेक्टर में मैं आपका परिचय करवा दूं। आपका फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग और दूसरे कई सेक्टर में आपका हस्तक्षेप रहा है, खूब आपको एक्सपीरियंस रहा है। आप अभी फिलहाल फिनडॉक जो फाइनेंशियल जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर आप बताएंगे ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है? जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, या जैसे वो सारी इनिशियल बातें जानना चाहते हैं कि ये शेयर क्या होता है, ये शेयर मार्केट क्या है, कैसे उसमें काम करें। लोग कहते हैं बहुत पैसे बनते हैं। सर ये क्या चीज है, पहले बताएंगे सर प्लीज। शेयर बाजार एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग एक आइडिया के ऊपर काम करते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल, अगर लोकल स्तर पे या बिल्कुल ही छोटे स्तर पे, एक आपके पास आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिसका जिसको मैं बाजार में लेकर के जाता हूं, और बाजार में उसका बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि अगर मोबाइल सोलर चार्जर पे चले तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है। तो मैं इस प्रोडक्ट को बाजार में लेकर के आता हूं। एक मोबाइल है जो सोलर चार्जर से चार्ज हो रहा है। ये प्रोडक्ट, लोग इसको बहुत ज्यादा डिमांड में एक्सेप्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को। मगर इस पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कैपेसिटी है वो, मान लो, 1,000 करोड़ रुपए की है। और मेरे पास एक आइडिया है जिसपे कई लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उस आइडिया को जब सब मिल करके इन्वेस्ट करें, और उसके उसके लिए उनको कोई ना कोई हिस्सा मिल जाए मेरी कंपनी में से, उस हिस्सा को शेयर कहा जाता है। और एक बार ये शेयर किसी को मिल गए तो फिर वो लगा रहेगा, बंधा रहेगा कि मान लो मेरा नाम नितिन है, नितिन से ही उसके पैसे वापस आएंगे। तो एक ऐसी संस्था जहां पर उस आइडिया को हम, एक जो मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो शेयर बेच दिए, उसके बाद उसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट में होती है। और जैसे जैसे मेरी कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उस शेयर का बढ़ना तय है, उसका भाव बढ़ना तय है। और अगर मैं इन्वेस्टेड हूं उस कंपनी में, मैं उस शेयर में प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, तो एक ऐसी संस्था जहां पर मैं बायर और सेलर का मिलाप हो जाए, उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी तफसील से जानकारी दी। सर आप ये बताइए कि खाता कैसे खुलवाऊं मैं? अगर मैंने सुना है कि शेयर मार्केट में बहुत फायदा है, या मुझे वहां निवेश करना चाहिए, कंपनी अच्छी मिल जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं भी अकाउंट खुलवा लूं। खाता कैसे खुलवाऊं सर, और पैसे कैसे डालूं उसके अंदर खाते में? तो खाता खोलने के ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों चल रहे हैं आजकल। आप अगर किसी ब्रोकर के पास अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, जैसे फिनडॉक हमारी खुद की कंपनी है, उसमें आप खाता खुलवाना चाहते हैं, तो या तो वहां का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिस शहर में आप रह रहे हैं, आप उसको कांटेक्ट करके किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके, उसके हेल्प डेस्क पे जाकर के, अगर आप अपना फोन नंबर या कोई भी ईमेल एड्रेस आप अगर दे देंगे, तो जो ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको मिल लेंगे और आपका खाता घर आके खोल सकते हैं। दूसरा, आजकल और भी कन्वीनियंट वे है, वो ऑनलाइन मोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली ब्रोकर्स की वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक मिल जाता है। जी सर, इसमें जैसे मैंने खाता खुलवा लिया आपकी कंपनी में या कोई कंपनी में जैसे, और मैं उसमें पैसे कैसे डालूं? पैसे आपकी कंपनी में जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? कहीं और चले गए तो फिर वापस कैसे आएंगे? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जब जाएगी?
जब आप अपना खाता खुलवाते हैं तो एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। डीमैट अकाउंट जो होगा वो आपके नाम से होगा, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो भी आपके नाम से होगा, जिसके अंदर आपको यूनिक क्लाइंट कोड एलोकेट कर दिया जाएगा। यूनिक क्लाइंट कोड का मतलब है कि वो खाता सिर्फ आप ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप पैसा ट्रांसफर करेंगे ब्रोकर के अकाउंट में, तो वो पैसा आपके यूनिक क्लाइंट कोड में आ जाएगा। आप उसका एक डिफरेंशिएटेड अकाउंट देख पाएंगे, वो पैसा आप ही के नाम पे बोलेगा। सर ये एनएफओ क्या होता है? कई बार अखबार में आता है कि ये नया म्यूचुअल फंड खरीदना है, ये खरीद लो, ये पुराने से अच्छा होता है, या इसमें क्या खासियत होती है एनएफओ की? जब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, अगर कोई भी एएमसी कुछ नया फंड लॉन्च करती है तो उसको एनएफओ कहते हैं, न्यू न्यू फंड जिसको कहते हैं, न्यू फंड ऑफर। तो इसमें और पुराने फंड में फर्क ये होता है नॉर्मली कि एक नए कंसेप्ट के ऊपर नए तरह के शेयर को या किसी भी फंड को हमने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर एनएफओ में इन्वेस्ट करना मैं नहीं मानता कि अच्छा होता है, मगर कोई कंसेप्ट नया आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी ऑफ लेट कुछ कंसेप्ट्स आए हैं, मैं बताता हूँ। एक आया मिराई एसेट का फंड, फैंग फंड, जो कि फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो विच वाज अ यूनिक कंसेप्ट, कि बिल्कुल नए तरह का फंड था। तो उस ऐसे किसी फंड के अंदर किसी सीएफपी की सलाह के साथ अगर आप इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। अदरवाइज कोई मल्टी कैप फंड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड और एनएफओ में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। जी सर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो पिछली बार केंद्रीय सरकार ने दिया था, गोल्ड बॉन्ड योजना, बड़ी चर्चित हुई। सरकार कहती है कि हमें सोना दे दो, सामने से आपको ब्याज भी देंगे। सर वो कैसे दे पाएंगे? वो क्या स्कीम है, काफी जिसके चर्चे सुने थे कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में वो कैसे हेल्पफुल होगी? सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। जो गोल्ड बॉन्ड है, अपन हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं, हमें सोने से बहुत प्यार है। तो किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट, और आज दिक्कत ये हो गई है लोग सोना पहनते हैं नहीं, तो लॉकर की शोभा बढ़ा रहा है। जी। हर आदमी के लॉकर में सोना पड़ा है, जिसके घर पड़ा है उसको छोड़ के जाने में तकलीफ है, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, तो अब हर आदमी ने अपने लॉकर में सोना रख दिया। इसी चीज को अगर मैं डीमैट फॉर्म में सोना ले लूं और वो सोना सरकार के पास पड़ा हुआ है, तो सरकार उसके बदले में, उसके एवज में हमें 2.5% ब्याज दे रही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म जो अपनी सोच है हिंदुस्तानियों की, अगर 5 साल या 8 साल सरकार के पास, सरकार से ही हम रिडम्पशन कराते हैं 8 साल बाद, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी बेनिफिट है। जी बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही बताया आपने तो जी। आप अगर सोना लेकर के अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो कई लोग हर त्योहार पे कभी कोई गिन्नी ले लेते थे, कोई कुछ ले लेते थे। अगर वो उसकी जगह एक्सचेंज से ये गोल्ड बॉन्ड ले लें, तो उनको एक तो 2.5% ब्याज मिलेगा सरकार की तरफ से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो फ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है इसके साथ में जो भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है उसको भी कम करने में अच्छी खासी मदद मिलेगी, शायद इसी वजह से सरकार ने ये गोल्ड ऑब्वियसली बॉन्ड सरकार ने उसका उसका जो ब्याज देने का जो कारण है वो यही है कि जो उसकी डेफिसिट की वैल्यू है और वो सरकार खुद रिटेन कर रही है, तो वो एक उनका वो जो बैलेंस है वो क्रिएट हो जाता है। उसके एवज में सरकार हमें इंटरेस्ट दे रही है 2.5%, वो भी एक अच्छा इंटरेस्ट है। जी सर, ऑनलाइन ब्रोकर और ऑफलाइन ब्रोकर में क्या अंतर है? आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? आजकल नॉर्मली जो ब्रोकर्स हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही काम करना शुरू कर दिए हैं।
ऑफलाइन ब्रोकर वो होता है जो साथ में सर्विसेज भी देता है। कि मैं आपको बता रहा हूं, ऑफलाइन मोड के अंदर मेरा स्टाफ मेंबर जाएगा, जाकर के खाता क्लाइंट का खोल करके आएगा, अगर क्लाइंट कोई ट्रेड करता है तो उसको असिस्ट करेगा, उसका फोन उठाएगा कि सर आपने कौन से शेयर खरीदने हैं बेचने हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। तो ये जो जो फुल फ्लेज सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो ब्रोकर्स ऑफलाइन या फुल फ्लेज सर्विस ब्रोकर्स कहलाते हैं। और ऑनलाइन ब्रोकर्स वो हैं जो बच्चे आजकल या जो भी लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, जो खुद अपना अकाउंट खोलने में समर्थ हैं, खुद ट्रेडिंग करने में समर्थ हैं, तो उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आ गया है कि वहां पर क्लाइंट खुद को सेल्फ सर्विसिंग मोड में चला जाता है, और जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं वहां वो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम दोनों तरह से ऑपरेट करते हैं। जी, एक पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था गूगल पर भी और फेसबुक पर भी कि ₹1 का शेयर खरीदा था वो ₹700 हो गया। सर मैं भी कुछ ऐसे शेयर में कुछ पैसे लगाना चाहता हूँ, मैं कितना जल्दी करोड़पति बन सकता हूँ, ये संभव है क्या? आप बताइए। देखो, मैं इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी एसेट क्लास में होती है। तो मैं ये कहूं कि आप इतनी जल्दी करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे या अरबपति हो जाएंगे, तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा सकता हूं। किसी एसेट क्लासेस जो हैं वो आपको रिटर्न देती हैं, तो इसीलिए उनको एसेट क्लास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल बुलियन, भी किसी ने जमीन में पैसा लगा दिया, किसी ने सोने में पैसा लगा दिया, चांदी में लगा दिया, किसी ने एफडीआर खरीद ली और किसी ने शेयर खरीद लिए। तो इन सब की जो रिटर्न है उसको रियल रिटर्न में कैलकुलेट किया जाता है। रियल रिटर्न क्या होती है कि आपको उस पर्टिकुलर एसेट क्लास से कितनी रिटर्न आई, उसमें से इन्फ्लेशन और टैक्स को डिस्काउंट कर दिया जाता है, और जितने पैसा बच गया उसको रियल रिटर्न कहते हैं। इसको और एक एग्जांपल, मतलब अगर मैं लंबे दौर में रियल एस्टेट की रिटर्न को देखूंगा तो वो लगभग 8 या 9% रिटर्न रही होगी जी। यानी कि किसी आदमी ने मान लो आज से 2001 में अगर किसी ने जमीन खरीद ली, तो आज तक 20 साल के बाद उसकी जो जमीन की वैल्यू है वो जितनी बड़ी होगी 8 या 9% पर ईयर की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बढ़ गई होगी जी। अब इसी दौरान इन्फ्लेशन मान लो 6% बढ़ा हर साल, तो उसकी रियल रेट ऑफ रिटर्न 2% हुई, उसमें से टैक्स निकलना बाकी है। इसी तरह किसी ने एफडीआर करा ली, वो नॉर्मली मेरे ख्याल से उसकी रेट ऑफ रिटर्न 7-8% रही होगी, तो एवरेज रिटर्न, आज तो मेरे ख्याल से एफडीआर पे ब्याज ही 5% रह गया है, और इसी दौरान इन्फ्लेशन का रेट 6% रहा होगा, तो उसकी रियल रेट ऑफ रिटर्न 1% है। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंट एसेट क्लासेस को कंपेयर करूं तो इक्विटी मार्केट की 20 साल की रिटर्न 16 या 17% की एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न होगी। तो आप उसको रूल ऑफ 72 72 बटा रिटर्न कर लोगे तो उतनी जल्दी पैसे आपके डबल हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट कर पाए, मगर अगर जो चीज मैं पहले खुद ही बोल चुका हूं कि जो हिस्ट्री है इट मे नॉट रिपीट। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे पास कुछ 10-5 हजार रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से बचा के रखे हुए, मैं उससे 10-5 करोड़ बनाना चाहता हूँ, ऐसा कोई सूत्र बाजार में नहीं है क्या? मुझे तो आप ये बताओ। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में 20 सालों की जो एवरेज रिटर्न है वो 15-16% है। रूल ऑफ 72 को फॉलो करूं तो लगभग 5 साल में आपके पैसे डबल होंगे। हर 5 साल बाद उसको डबल करते हुए सोच लो, ऐसा एक अनुमान है कि आपको ऐसी रिटर्न आ सकती है। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जो आपको सोशल साइट्स या फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको लगता है कि कोई ₹1 वाला शेयर 1000 हो गया, आप रातों रात करोड़पति बन गए, तो वो केवल मिथ्या प्रचार है या कोई एक्सेप्शनल केस है जो सीधे सीधे होता नहीं है। जैसे कि नितिन जी ने बताया कि रूल ऑफ 72 वर्क करता है, वो बेटर बात है।
और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पैसे सुरक्षित, लगभग सुरक्षित रहेंगे इस हिसाब से। और ऐसे पेनी स्टॉक या जैसे चौनी अठन्नी वाले स्टॉक का भरोसा करना ज्यादा सही नहीं है, शायद ये कहना चाहते हैं सर आप? हाँ, मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक, आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उससे पहले उस स्टॉक की वर्किंग समझनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि इन्फोसिस 1992 में 100 रुपए का शेयर आया था और पूरी तरह सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, और मेरे ख्याल से अंडर राइटर ने 91 या 92 रुपीज में उसको ले लिया था। उसके बाद एक हिस्ट्री बन गई। तो जो अंडर राइटर था उसने उसकी वर्किंग को समझा, उसको फोरकास्ट किया और करोड़पति बन गया। जो कोई, हम अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह समझें, उसके कैश फ्लोज को समझ पाए, मतलब थोड़ा सा मैं टेक्निकल में जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में उसमें ग्रोथ कैसी होने वाली है, अगर इन चीजों को समझ पाए तो हम छोटे शेयरों में भी कोई बड़ी वेल्थ ढूंढ सकते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ढूंढा जा सकता है, मगर ऐसा करना थोड़ा सा, मतलब फंडामेंटली आपको समझ होनी बहुत जरूरी है। आज जितने, आज मेरे को लगता है ईवी जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला टाइम है, उसके लिए पर्याप्त एक माहौल बना हुआ है कि उसके अंदर जो कंपनीज हैं काम कर रही हैं, उनको आगे आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ दिखती है मेरे को। मगर उनमें से किस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वो मल्टीफोल्ड हो जाए, तो इसके लिए मेरे को रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मैं आपका जो आपके पत्रिका निकलती है उसको, मैं आपका फाइनेंशियल जो पेपर निकलता है वो उसमें देख रहा था। आपने पिछले कुछ सालों में जिन स्टॉक्स को रिकमेंड किया या जो आपके अपने पोर्टफोलियो में है, उन्होंने उसने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ एक दो का नाम बताएंगे सर, जो जिसमें आपको उम्मीद से ज्यादा या अच्छे रिटर्न मिले हों, जो आपने सजेस्ट किए हो या आपने खुद भी खरीदे हो खुद के लिए? अभी ऑफ लेट एक शेयर था ट्राइडेंट, मैंने पिछले से पिछली दिवाली पे रिकमेंडेशन हमारी कंपनी ने दी थी, तब वो 6 या 7 रुपए का शेयर था, आज 61-62 रुपए है। ऐसे ही मैं आपको कुछ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। दी मान लो पीडीलाइट। पीडीलाइट एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। भी फेविकॉल, नॉर्मली फेविकॉल का कोई तोड़ तो है नहीं, तो कोई भी आदमी उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि उसमें एक अच्छी उसको बढ़त प्राप्त हो सकती है, तो वो भी मैंने रेकमेंड किया। मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल के अंदर 2020 की दिवाली से लेकर अब तक ही डबल हो चुका है। तो कुछ एक ऐसे रिसर्च में कुछ एक स्टॉक्स ऐसे आ जाते हैं जो मेरे को लगता है कि जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दी हैं। ऐसे कई स्टॉक्स होंगे सर, लाओ पाला है, एक टाइम पे रेकमेंड करता होता था मैं, तो उसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दी हैं। तो बहुत स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न दी है। इन्फोसिस है जिसने मल्टीफोल्ड रिटर्न दी है, टीसीएस है। तो मैं खुद टीसीएस में, ट्राइडेंट में, पीडीलाइट में, इन सब में इन्वेस्टेड, आज भी इन्वेस्टेड हूँ। तो टीसीएस मेरे पास जब 2004 में जब इसकी अलॉटमेंट आई थी, तब से मेरे पास वो शेयर पड़े हुए हैं। जी, तो कहने का ये है कि अगर वो जो सूत्र है स्टॉक मार्केट का, सेलेक्ट राइट एंड सिट टाइट, तो आप जम के बैठे हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिला है। सर कुछ एक आधा अच्छा स्टॉक इस साल के लिए अगर आप रिकमेंड कर सकें कि जो आपके पोर्टफोलियो में मैं है इस और उसको वक्त खरीदना चाहिए? मैं इस वक्त थीम रिकमेंड कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम है, जी जी। सोलर इंडस्ट्री एक थीम है। तो आगे बजट आने वाला है, तो इन चीजों को देखते हुए एक मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। FIEM करके शेयर है जो कि सोलर और ईवी में स्पेसिफिकली ओला के जितने स्कूटर्स बन रहे हैं उनको सारा प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल। तो उसमें मैं इन्वेस्टेड भी हूँ ऑनेस्टली। तो मेरे को लगता है कि वो अच्छा शेयर रह सकता है आने वाले टाइम पे। जी,
आपका आपने हमें समय दिया, अपना इतना कीमती बातें, अपने ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ में आपने शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टॉक मार्केट में अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनके लिए कोई संदेश अपनी तरफ से? सर, जो भी आदमी जिसके पास भी कुछ भी डिस्पोजेबल इनकम है तो उसको स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इकलौता एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को हमेशा लंबे समय में बीट करता आया है। उसके एक दो फंडामेंटल रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और हाँ, अगर कोई आदमी खुद रिसर्च नहीं कर सकता तो उसको इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। जो स्टॉक्स इंडेक्स में हैं या इंडेक्स बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लगातार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वॉरेन बुफे ने एक रूल दिया था कि अपना स्पेंडिंग से पहले सेव करो, तो वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जेब में जितना पैसा होगा हर रोज कोई नई चीज देखने को मिलेगी जिसको खरीदने का दिल भी ललचाएगा। तो उससे पहले अगर आप अपना स्पेंड करने से पहले सेव कर लोगे या अपनी सेविंग्स को प्लान कर लोगे तो आप एक डिसिप्लिन्ड फॉर्म में रहोगे। और मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं कि इंडेक्स के अंदर कौन जो कंपनीज रह रही हैं किसी भी इंडेक्स में, वो लॉन्ग टर्म वाले मिड कैप इंडेक्स है या हाई हाई लार्ज कैप इंडेक्स है, तो उस कंपनीज में अच्छी खासी रिसर्च होती है। और उस रिसर्च में जो कि रिसर्च टाइम एंड अगेन पब्लिश होती रहती है, तो जितनी भी कंपनीज के स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है वो उस इंडेक्स में आ जाती हैं। और मैं मानता हूं कि किसी बड़ी कंपनी में भी फ्रॉड हो सकता है, मगर अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टेड होगे तो आपको ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज कम मिलेंगी और अच्छी कंपनीज ज्यादा मिलेंगी। तो समय दर समय आपको रिटर्न आने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो दिस इज माय सजेशन टू ऑल योर व्यूअर्स कि वो एक तो लगातार इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन फॉर्म में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड मेजर जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेशन है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत छोटा है। आप चाहें तो 500-700 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट तो कुछ भी कर सकते हैं, बट एज स्मॉल एज 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए की भी सिप लगाई जा सकती है। तो ये मेरी एक सजेशन है कि शुरुआत जरूर करनी चाहिए। जो इन्वेस्टेड हैं उनको रिसर्च करना चाहिए कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं। रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत अवेलेबल हैं। मैं आपको अपना एक बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूं। मैं कहीं भी जाता हूं, कौन सी चीज बिक रही है लगातार, मैं उसको ध्यान से देखता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत होती है, तो जहां से भी मैं निकलता हूं मैं देखता हूं एस के इक्विपमेंट्स, क्रेन्स जो हैं वो एस की यूज हो रही होती हैं। तो इस कारण मैंने एस का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है कि आप देखोगे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीमेंट बहुत काम में आएगा या इंस्ट्रूमेंट्स बहुत काम में आएंगे, स्टील बहुत काम में आएगा। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लुकिंग एट दैट, मैं जहां से भी जाता था मेरे को एस का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर दिखता था। कोई क्रेन एस की दिख जाती थी, कोई चीज और एस की दिख जाती थी, तो आई एम इन्वेस्टेड इन एस। तो अगर आप ये सिंपल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने हमें समय दिया। दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ये थे फिनडॉक फाइनेंशियल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री नितिन शाही। आप भी अपने प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नीचे दिए हुए लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जरूरी बात जो जरूरी है कि प्रोग्राम में देखने सुनने के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।